एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। और इस चीज को पढ़ने से पहले एक बार अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये क्या होता है इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो ये आपके पास TIR ये है क्या, बेसिकली इसको देखना है। तो इसको देखने से इसको देखने के लिए आपके पास में आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये फिनोमिना है, ये जो घटना है, ये अपवर्तन से परावर्तन की घटना है। जब प्रकाश किरण किसी भी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अपवर्तित होती है, ये विरल माध्यम एयर मान लो, ये सघन माध्यम वाटर ले लो। तो जब प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतित होती है और अगर आपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, ये IC से ज्यादा हो जाए, तो ये जो प्रकाश किरण है वापस सघन माध्यम में लौट आती है। और इस घटना को अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये आपके पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसके अंदर जो प्रकाश किरण है पुनः उसी सघन माध्यम में लौट आई है जिस माध्यम से ये गई थी। तो ये आपके पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब इसके लिए आपके पास में नेसेसरी कंडीशंस कौन सी हैं, TIR कब मिलेगा? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपके पास में दो नेसेसरी कंडीशन थी। पहली कंडीशन आपके पास में आती है कि जो रिफ्रैक्शन है, जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये प्रकाश का अपवर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए। प्रकाश है वो डेंसर से रेरर मीडियम की ओर जाना चाहिए। और जो आपके पास आपतन कोण है, जो आपतित प्रकाश किरण का विलंब के साथ बनने वाला आपतन कोण है, उसकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए। तो आपके पास में TIR के लिए जो दो बेसिक कंडीशन थी, जो दो आवश्यक शर्त थी, वो थी कि जो प्रकाश का अपवर्तन है वो सघन से विरल माध्यम में होना चाहिए। दूसरा आपके पास में जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब अपन इसके एप्लीकेशंस के ऊपर आते हैं। अपन दैनिक जीवन के अंदर कई प्रकार की एप्लीकेशंस देखते हैं। उसके अंदर सबसे पहले आपके पास में आता है मरीचिका प्रभाव, यानी मिराज या मिराज इफेक्ट क्या होता है, ये इसमें सबसे पहले आता है। तो इसको देखने के लिए देखो अपन डेली ये देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जब हम किसी हाईवे पर चलते हैं तो हाईवे पर जैसे जैसे अपनी गाड़ी आगे बढ़ती है, हमें दोपहर के समय हाईवे के ऊपर जलाशय या वाटर पॉन्ड दिखाई देते हैं। जैसे जैसे गाड़ी और आगे जाती है वो वाटर पॉन्ड इनविजिबल होते जाते हैं, वो वाटर पॉन्ड है वो हटते जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? इसी तरीके से अगर हम रेगिस्तान के क्षेत्र में देखें तो रेगिस्तान के अंदर व्यक्ति को जलाशयों का आभास होता है, वो क्यों होता है? इन सब चीजों का कारण है मरीचिका या मिराज इफेक्ट। ऐसा इसलिए होता है कि गर्मी के दिनों में सूर्य से जो प्रकाश किरणें आती हैं, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें मरुस्थलीय क्षेत्र के सतह पर आपतित होती हैं और सतह पर आपतित होने के बाद में वो प्रकाश किरणें अपनी उष्मीय ऊर्जा जो सतह के समीप की जो वायु है उसको दे देती है। सतह के समीप की वायु का टेम्परेचर बढ़ता है। तो ये टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो आपके पास में वायु का घनत्व है, जो उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी घट जाएगी और वायु यहाँ पर रेरर मीडियम बना देगी। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में सतह के समीप का जो माध्यम है वो विरल माध्यम बन जाता है। जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है और ऊपर की वायु जो है वो सघन माध्यम बना लेती है, ये एक डेंसर मीडियम बन जाता है। ठीक है, अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पर मान लो कोई इमारत है या कोई पेड़ है या कोई और ऑब्जेक्ट है, इससे कोई प्रकाश किरण आती है। ये प्रकाश किरण विरल माध्यम की ओर जा रही है। ये प्रकाश किरण यहाँ पर डेंसर टू रेरर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है और डेविएट हो रही है। तो जब प्रकाश किरण डेंसर से रेरर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है। ये आपके पास में नॉर्मल था, इसका पाथ ये होना चाहिए था, लेकिन प्रकाश की जो किरण है वो डेंसर से नीचे की ओर आएगी तो रेरर मीडियम में आ रही है।
वो यहां से ये अभिलंब से दूर हट जाएगी और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। प्रकाश किरण और नीचे जाती है और रेड मीडियम में जाती है और हल्के माध्यम में जाती है, अभिलंब से और दूर हटती जाती है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जिस पर जो आपतन कोण है, प्रकाश किरण के आपतन कोण का मान यहां पर क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। और जब प्रकाश किरण के आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो सघन माध्यम के अंदर हमें TIR मिल जाता है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने से किसी भी ऑब्जर्वर को ये प्रकाश किरण ऊपर की ऊपर ऐसे कैसे मिल जाएंगी, ये सारी की सारी इधर की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, और ये प्रकाश किरण यहां पर मुड़कर और ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी। ये हमें पीछे की ओर से आती हुई दिखाई देंगी और जिस बिंदु से हमें आती हुई दिखाई देंगी उस पॉइंट के ऊपर हमें इमारत का या किसी भी पेड़ का एक यहां पर अपने पास में इमेज बन जाएगा। ये इमेज जो है उल्टा होगा और आभासी होगा। इससे हमें जलाशयों का आभास भी रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर होता है। ठीक है, तो ये आपके पास में मरीचिका प्रभाव था। मरीचिका प्रभाव हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही मिलता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण हमें मरीचिका प्रभाव मिल जाता है। फिर आपके पास में आता है नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन है वो है हीरे का चमकना। हीरा क्यों चमकता है इसको अपन इसमें देखेंगे। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड क्यों मिलती है ये अपन देखते हैं। तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड का रीजन भी आपके पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही आ जाता है। ये आपके पास में TIR ही होता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, जो हीरे को तराशने वाले कारीगर होते हैं वो हीरे के जो फलक हैं, जो इसके फेस हैं, हीरे के फेसों को इस प्रकार से इतना घिसते हैं, इतना अधिक घिस जाता है। तो घिसने से जो आपके पास में इस प्रकार से हीरे की आकृति अपन ये मान लेते हैं। तो जब कारीगर इनको घिस देते हैं और इसको इतना घिसा जाता है कि जो प्रकाश किरण इसके अंदर इंटर होगी, ये प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर इंटर होगी। और जैसे ही प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक के कोण पर इंटर होगी तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। हीरे के फलकों से इस प्रकार से उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और वो प्रकाश किरण सभी फलकों से बार बार टकराती जाएगी और उस प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता जाएगा और हमें इस प्रकार से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो हीरा है वो चमकता हुआ दिखाई देने लग जाता है। तो यहाँ पर जब प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण के ऊपर आपतित होती है तो प्रत्येक फलक से हीरे के अंदर बार बार प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और उस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है वो दिखाई देती है। स्पार्किंग ऑफ डायमंड है वो हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR के कारण ही मिल जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर अपन इसकी देखते हैं तो आपके पास में आती है पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होती क्या है, तो ये अपन देखते हैं। ये एक स्पेसिफिक प्रिज्म होती है। इस प्रिज्म के लिए आपके पास जो मटेरियल है, जो ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। अपवर्तनांक यहाँ पर आपको 1.5 इसका मिलता है और इसके लिए आपके पास में जो क्रिटिकल एंगल है वो 41 डिग्री 14 मिनट या इससे ज्यादा नियरली पर अपन मान लेते हैं 42 डिग्री का होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और ये इसका क्रिटिकल एंगल हो गया, इसका क्रांतिक कोण हो गया है। और इसके अंदर इसके जो पृष्ठ हैं वहां पर यहाँ 90 डिग्री और ये दोनों एंगल 45 डिग्री के होते हैं। अब अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का या प्रकाश किरणों को 90 डिग्री पर डेविएट करना है, हम पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का उपयोग 90 डिग्री पर ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को डेविएट करने के लिए कर रहे हैं। तो ये आपके पास में किस प्रकार से होता है इसको अपन समझते हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसके अंदर आपके पास में यहां से प्रकाश किरण आती है और ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, प्रकाश किरण जो है वो रिफ्रैक्शन दिखाती, लेकिन यहां पर ये नॉर्मली जो नॉर्मल होता है उसके ऊपर से इंसिडेंट हुई है। तो एंगल I इक्वल टू 0 है तो एंगल R इक्वल टू भी 0 होगा और ये बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तित हुए सीधी गुजर जाएगी।
और जैसे ही ये रेयर से डेंसर में गई, यहाँ डेंसर से डेंसर मीडियम के अंदर रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो जब यहाँ प्रकाश की अगर हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये इंसिडेंट रे हो गई, और यहाँ पर ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का आ गया। इधर वाला जो एंगल है वो भी 45 डिग्री का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। परावर्तन के जो नियम होते हैं वो प्रत्येक बिंदु पर वैध होते हैं, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आपके पास में एक प्रकार का परावर्तन है। तो यहाँ पर जब आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री हो जाएगा, और प्रकाश किरण वापस नॉर्मल के अलोंग यहाँ पर निकल जाएगी। इसी तरीके से ये प्रकाश किरण यहाँ लेंगे अपन, ये प्रकाश किरण भी यहाँ 45 डिग्री का, यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल बनाएंगी, और यहाँ से फिर नॉर्मली डेविएट होकर यानी सीधी की सीधी ऐसे ही बाहर की ओर निर्गत हो जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में ये जो रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर जो प्रकाश किरण है उनको प्रिज्म ने 90 डिग्री पे डेविएट कर दिया है, और यहाँ पर आपको P डैश Q डैश के रूप में इसका इमेज मिल जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर आपके पास में जो ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हैं उनको आप 180 डिग्री का डेविएशन देना चाहते हो, तो प्रकाश किरणें हैं उनको आप 180 डिग्री पर मोड़ना चाहते हो, विचलन 180 डिग्री पे दिखाना चाहते हो, तो कैसे करें? तो हम प्रिज्म की पोजीशन को चेंज कर देते हैं। अब जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड थी, जो कर्ण वाली साइड थी AC, उस फलक से प्रकाश किरणों का आपतन करवाते हैं। ये प्रकाश किरणें यहाँ पर कर्ण की साइड से यानी हाइपोटेन्यूज साइड से इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं। तो ये प्रकाश किरणें यहाँ से जैसे इंटर होंगी, नॉर्मली इंटर हो रही हैं, तो नॉर्मली होंगी तो बिना डेविएशन के डायरेक्ट ये डिफ्रैक्ट हो जाएंगी सीधी रेखा के ऊपर, इनमें कोई डेविएशन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही डेंसर मीडियम में यहाँ टकराएंगी, और क्योंकि 45 डिग्री यहाँ बनता है और 45 डिग्री 42 डिग्री से ज्यादा है। 42 डिग्री क्या था? ये इसका क्रिटिकल एंगल था। तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल यहाँ पर आपके पास में इंसिडेंस एंगल हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। तो जब आपके पास 45 डिग्री 42 डिग्री से ज्यादा है तो प्रकाश जो किरण थी उसका सघन माध्यम में TIR मिल जाएगा आपको, इसका आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन मिल जाएगा, और प्रकाश किरण यहाँ से वापस 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए और यहाँ से इस प्रकार से इस तरफ से टकराएगी, यहाँ टकराएगी, तो यहाँ पर भी आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, इधर भी आपके पास 45 डिग्री हो जाएगा, और ये प्रकाश किरण फिर नॉर्मली बाहर की ओर निकल जाएंगी। तो यहाँ पर प्रकाश किरण 90 यहाँ पर और 90 यहाँ पर, टोटल 180 डिग्री का डेविएशन दिखा रही है। तो यहाँ पर आपको Q डैश P डैश के रूप में इसका इमेज फॉर्मेशन मिल जाता है। तो पहली कंडीशन के अंदर आपको 90 डिग्री का डेविएशन मिला, दूसरी कंडीशन में आपको 180 डिग्री का डेविएशन मिलता है। थर्ड वन अपन देखते हैं कि अगर हमें इन्वर्टेड इमेज लेना है तो इन्वर्टेड इमेज कैसे बनेगा। इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए अपन जो आपके पास में रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म थी उसको इस प्रकार से रखते हैं, यानी कि इसके अंदर जो बेस है वो हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, और लाइट रे आपके पास में इस ऑब्जेक्ट PQ से इंसिडेंट होती है। तो जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल और इसके बीच में आपके पास में डेविएशन मिलेगा, प्रकाश किरण यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। सघन माध्यम में जब जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी और प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर यहाँ पर टकरा जाएगी। जैसे ही प्रकाश किरण यहाँ टकराएगी तो इन दोनों पॉइंटों पे, यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों पर आपके पास में फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और प्रकाश किरण यहाँ पर फिर इस प्रकार से आपको Q डैश P डैश की इमेज फॉर्मेशन दे देती है। ये जो प्रकाश किरण है ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन दिखाती है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन दिखाती है, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाती है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण यहाँ पर आपको इन्वर्टेड इमेज इसके अंदर Q डैश P डैश के रूप में मिल जाता है। तो ये आपके पास में पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो है वो भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ऊपर ही कार्य करती है। अब अपन इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन है प्रकाशिक तंतु, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है ये अपन को देखना है।
आजकल ये डेली घरों में काफी यूज किया जाता है। कोई भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, आपके टेलीफोन कनेक्शन हो, या फिर आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हो, तो इन सब चीजों के लिए आपके पास में प्रकाशिक तंतु काम में लिए जाते हैं। प्रकाशिक तंतु वास्तव में क्वार्ट्ज ग्लास से बनते हैं। ये क्वार्ट्ज ग्लास के काफी पतले बारीक रेशे होते हैं, जिसका आप व्यास जो है, जो उसका डायमीटर है, वो 0.5 mm के लगभग लेते हो। यानी कि आपके पास में ये 0.5 mm व्यास वाले क्वार्ट्ज के रेशे हो जाएंगे। और ये काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको आप आसानी से मोड़ सकते हो, ये टूटते नहीं है। और इस प्रकार से यानी कि ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें आप लाइट को बेंड करा सकते हो, जिस प्रकार से किसी पाइप में से वाटर बेंड होता है, जैसे पानी है वो घूमकर जा सकता है, उसी तरीके से आप लाइट रेज को इसके अंदर बेंड करवा सकते हो। ये काफी फ्लेक्सिबल होता है। अपन देखते हैं रोडों के साइड में जो टावर वगैरह है उनके लिए, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनके लिए ये ऑप्टिकल फाइबर लगाए जाते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, इसके दो भाग होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एक बेलनाकार आपके पास में एक प्रकाशिक तंतु है, ये एक बेलनाकार आकृति का होता है। इसके अंदर दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका कोर या क्रोड। कोर ये आंतरिक भाग होता है, ये अंदर वाला जो भाग है इसको कोर या क्रोड बोला जाता है। ये सघन माध्यम बनाता है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.52 से ज्यादा होता है। इसके अंदर प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब इसको सुरक्षित करने के लिए इसके ऊपर क्वार्ट्ज से ही, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, एक जो विरल माध्यम बनाएगा, एक क्लैडिंग कर दी जाती है, एक आवरण लगा दिया जाता है। इस प्रकार से ये जो आवरण है, ये जो अधिपटन है, ये अंदर वाले जो आपके पास कोर है इसकी सुरक्षा करता है। फिर इसके ऊपर से प्लास्टिक का कवर भी लगा दिया जाता है, जिससे इसको खरोंच वगैरह नहीं लगे। और इस प्रकार से यह आपके पास में ऑप्टिकल फाइबर बन जाता है। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो आंतरिक भाग कोर है ये सघन माध्यम बनाता है, जबकि क्लैडिंग जो है, जो अधिपटन है, वो विरल माध्यम बनाता है। जब भी कोई ऑडियो विजुअल संकेत होता है, श्रव्य या दृश्य संकेत होता है, उसको या लाइट रे होती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसमिट करना होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर को यूज किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर को यूज करने के लिए आपके पास में सिग्नल ऑडियो विजुअल हो सकता है, श्रव्य या दृश्य संकेत हो सकता है, या लाइट की कोई रे हो सकती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और कोई वेव भी हो सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर जब भी कोई प्रकाश किरण कोर में, जो कि सघन माध्यम है, कोर के अंदर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है, तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो बार बार ये प्रकाश किरण इस सघन माध्यम में टकराती जाती है और इसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कई बार होता है इसका, और ये प्रकाश किरण हमें दूसरे साइड आउटपुट में सिग्नल के रूप में मिल जाती है। ये आपके पास में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण संकेत जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाता है। और ये जो, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे पास में जो एनर्जी होती है उसका अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता, जो आपके पास में इंटेंसिटी है वो भी चेंज नहीं होती। इस कारण से हमें जितनी इंटेंसिटी और एनर्जी की वेव यहां थी, उतनी ही इंटेंसिटी और एनर्जी की वेव यहां पर मिल जाती है। यानी कि यहां पर इसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो 99.99% तक आपको मिल जाती है। इसमें ऊर्जा का ना तो ह्रास होता है, ना ही इसमें तीव्रता में भी कोई हानि होती है। जो संकेत जितना दिया जाता है वो संकेत उतना ही हमें निर्गत पर इसमें मिल जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर हमेशा जो आंतरिक कोर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वो सघन माध्यम बनाती है। यह आपके पास में सघन माध्यम है। यह आपके पास में जो क्लैडिंग है, जो अधिपटन है, वो विरल माध्यम हो जाता है। अब यह आपके पास में प्रकाशिक तंतु कहां कहां उपयोग आते हैं, इसको अपन देखते हैं। तो जो प्रकाशिक तंतु होते हैं ये आपके पास किसी भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर आते हैं।
आजकल प्रकाशित या ऑप्टिकल फाइबर से बने हुए लैंप भी आ गए हैं बाजार में, डेकोरेटिव लैंप आते हैं जिससे आप ऑप्टिकल फाइबर की फेनोमेना देख सकते हो। दूसरा आपके पास में जो ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी काम आते हैं, दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं उनमें भी काम में लिया जाता है इनको। जो एंडोस्कोपी है जिसमें किसी वेन के अंदर से हम छेद करके और माइक्रो कैमरा के साथ में ऑप्टिकल फाइबर को डालते हैं और इसका यूज आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विस्थापन में भी करते हो। ठीक है, तो आज का वीडियो अपना इतना ही था।